हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं दिवाली स्पेशल संवत 2079। हम सब दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और ये दिन शेयर बाजार के लिए बेहद खास होता है। मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन किया जाता है, लोग शगुन के लिए शेयर्स खरीदते हैं और नए संवत की शुरुआत करते हैं। आने वाला संवत बाजार के लिए कैसा रह सकता है, किन सेक्टर्स पे रखनी होगी नजर, कौन से ऐसे शेयर है जो आपको दे सकते हैं बम्पर रिटर्न्स, बढ़िया रिटर्न्स, इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं और आज मिस्टर देवेंद्र चौकसी, एमडी के आर चौकसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के हमारे साथ है। वेरी गुड आफ्टरनून देवेंद्र सर एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you, Gitu, and good afternoon to you as well. खूब खूब शुभकामनाएं दिवाली की। थैंक यू सो मच सर। अगर हम पिछली दिवाली से इस दिवाली तक देखें तो बहुत कुछ बदल चुका है। पिछली दिवाली में तो इन्फ्लेशन की बात ही नहीं कर रहे थे, लेकिन इस दिवाली में इन्फ्लेशन के कंसर्न्स, aggressive interest rate hikes, energy crisis, recession fears, बहुत सारे अनसर्टेनिटी है जिस बीच हमारा बाजार कामकाज कर रहा है। इंडिया बीइंग वेल प्लेस्ड, थोड़ा बहुत स्थिरता तो हमारे बाजारों में देखने को मिल रही है, लेकिन ये कब तक रह सकती है? संवत 2079 आपको कैसा लगता है शेयर बाजारों के लिए? So I think 2079 का जो संवत है उसकी जो चर्चा करें उससे पहले एक चीज की हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे। हमारी जिंदगी में ऊपर नीचे के चढ़ाव उतार आते रहते हैं, वही तरह से इकोनॉमी के अंदर भी ऊपर नीचे के चढ़ाव उतार आते रहते हैं और वही तरह से मार्केट के अंदर भी चढ़ाव उतार आते रहते हैं। सो आई थिंक ये जो एक नेचर का नियम है, ऊपर या नीचे जाना, वो एक नेचर का नियम है, उसको एक एक्सेप्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये एक्सेप्टेंस के बाद आई थिंक अपने जो भी बात करनी है वो एकदम सिंपल हो जाएगी। राइजिंग इंटरेस्ट है, राइजिंग इन्फ्लेशन है, मॉनेटरी टाइटनिंग है, इकोनॉमी के अंदर रिसेशन है, इस सब चीज के बावजूद भी वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी के अंदर कभी इकोनॉमी बंद नहीं हुई है। इवन पेंडेमिक की सिचुएशन होने के बाद भी इकोनॉमी चालू हुई है। तो आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि ये विश्वास नहीं जाना चाहिए और ये विश्वास के साथ में जो आशावाद मैं रखता हूँ, ये आशावाद के साथ में मैं 2079 की जो नई संवत है उसकी एनालिसिस करना चाहूंगा। 2079 के अंदर संवत ईयर के अंदर जो हिसाब से हम आगे की प्रक्रिया देख रहे हैं उसे देखा जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर भले थोड़ी बहुत चैलेंजेस आती है, बट आई थिंक एक सिग्निफिकेंट चीज के ऊपर ध्यान देते हैं कि पेंडेमिक के बाद जो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर एडिशनल फंड्स रखे गए हैं सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से, ये जो फंड्स है, ये फंड्स मेरे ख्याल से काफी हद तक इकोनॉमी को स्टेबिलिटी देने के लिए सक्षम है। तो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक जो 13 से 14 ट्रिलियन डॉलर का एडिशनल फंड फेड और दूसरे सेंट्रल बैंकर्स ने प्रिंट करके इकोनॉमी में रखा है, तो उसके हिसाब से इकोनॉमी में स्टेबिलिटी जरूर रहेगी। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो आई थिंक इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से रहेगा। उसका दो कारण है, एक तो सबसे बड़ा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्पेंडिंग और दूसरा सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्री के अंदर स्पेंडिंग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री दोनों जगह पे हमारे वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके हिसाब से काफी इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलना शुरू हो गया है ऑलरेडी। एट द सेम टाइम इंडिविजुअल खात में फंड्स सरप्लस होके आ रहे हैं, तो इंडिविजुअल भी पैसा काफी हद तक स्पेंड कर रहा है इकोनॉमी के अंदर। तो ओवरऑल आई थिंक इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट होना इंफ्रास्ट्रक्चर की माध्यम से और दूसरी तरफ वो अमाउंट का स्पेंडिंग होना इन्वेस्टर की तरफ से या सरप्लस फंड की तरफ से, जो भी हम बात करते हैं उसके हिसाब से। तो ये दोनों प्रक्रिया के हिसाब से इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ मोमेंटम अच्छा रहेगा, कंपनी के वर्किंग भी अच्छे रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इंडिविजुअल कंपनी के हम डेफिनेटली बात कर सकते हैं, बट आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि इंडिविजुअल सेक्टर्स की तरफ ध्यान दे तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्षेत्र देखिए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र देखिए, केमिकल क्षेत्र देखिए, आईटी क्षेत्र देखिए, अनेक क्षेत्र के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल ग्रोथ मोमेंटम चालू रहेगा। देवेंद्र सर, जैसे कि आपने कहा कि हमारा इकोनॉमी जो है वो बेटर प्लेस्ड है इमर्जिंग मार्केट्स में और ग्रोथ के आंकड़े जो है बेस्ट परफॉर्मिंग वर्ल्ड इकोनॉमी रहेगी, जिसे आईएमएफ के लेटेस्ट आंकड़े आए हैं। हालांकि उन्होंने हमारी जीडीपी दर को घटाया है टू 6.8%, लेकिन फिर भी वो मानते हैं कि हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो रहेगी पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसे में
जो रुपी का डेप्रिसिएशन हम देख रहे हैं अगेंस्ट द डॉलर और डॉलर की स्ट्रेंथ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कोई अड़चन डाल सकता है, बिकॉज अगर आपको अच्छा करना है तो आपके एक्सपोर्ट्स को भी अच्छा करना है, और एक्सपोर्ट्स के ये तो ठीक है, लेकिन रिसेशन के चलते हुए डिमांड ही नहीं है विदेशी बाजारों में। तो ये काफी गहरा सब्जेक्ट है डिस्कस करने के लिए, और आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा लिया है बात करने के लिए। ग्लोबल मार्केट के अंदर रिसेशन है, ये एक संभावित पॉसिबिलिटी है, यानी आई थिंक इफ इट कैन हैपन इट विल हैपन, आई थिंक नोबडी कैन रूल इट आउट। और वो करने के लिए ग्लोबल मार्केट के अंदर ज्यादातर दबाव जो रहेगा वो फंड्स का विड्रॉ करने का दबाव रहेगा, उसके हिसाब से रिसेशन भी डर किया गया है, यानी आई थिंक डर, आई थिंक रिसेशन का डर हमारे माइंड के अंदर सेट हुआ है। मैं ऐसा मानता हूँ कि रिसेशन आने के लिए जो कारण जवाबदार है उसके अंदर फेड पैसा विड्रॉ कर रहा है, वो कारण जवाबदार है। डॉलर की स्ट्रेंथनिंग होना वो जवाबदार है। एंड तीसरा जो जवाबदार कारण है वो रशिया यूक्रेन के हिसाब से यहाँ पे जो वॉर कंडीशन बनी है, इसके हिसाब से आई थिंक काफी हद तक ट्रेड डिस्टर्ब हुआ है, वो कारण जवाबदार है। अब ये कोई भी कारण के अंदर बदलाव आता है तो रिसेशन नहीं रहेगा। तो दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, आई थिंक वन शुड अंडरस्टैंड। जब हम समझ लेते हैं कि रिसेशन कहाँ से निकल जाएगा तो उसके ऊपर ध्यान ज्यादा देते हैं, तो उस हिसाब से आई थिंक इट विल बी बेटर। सेकंड थिंग, रिसेशन कंडीशन कभी परमानेंट नहीं होती है। रिसेशनरी कंडीशन आई थिंक इज नॉर्मली लिमिटेड, एंड जनरली देखा गया है कि इतने बड़े फंड्स इकोनॉमी के अंदर होते हैं तो रिसेशनरी कंडीशन शायद 12 महीने से ज्यादा नहीं चलती है। तीसरी तरफ देखें तो कंज्यूमर जो स्पेंड कर रहा है पैसा, उस हिसाब से रिसेशन की बहुत बड़ी संभावना नहीं दिख रही है। हम तो क्वांटी जो हिसाब से नए सेक्टर्स इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे ऑल्टरनेट एनर्जी सेक्टर इवॉल्व हो रहा है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी सेक्टर इवॉल्व हो रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादातर रिसेशन नहीं आएगा। फिर भी ये संभावित को हम लोग रूल आउट नहीं करते हैं, एंड एट द सेम टाइम बिलीव करते हैं कि एवरी एडवर्सिटी हैज अ पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, सो इसके ऊपर ध्यान ज्यादा देते हैं हम लोग। देवेंद्र सर, आपने बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की। पिछले 6 महीनों से काफी अच्छा प्रदर्शन रहा इस सेक्टर का, लेकिन अगर आप दिवाली से दिवाली तक देखें तो फ्लैटिश ही इंडेक्स रहा। आपको क्या लगता है कि आने वाला समय जो है वो बैंकिंग स्पेस के लिए है, क्योंकि अब एनपीएस घटना शुरू हो चुके हैं, बुक्स आर वेरी वेल मेंटेन्ड, एनपीएस का सवाल ही नहीं है अब, क्योंकि ये माना जा रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ जो है यहाँ से काफी अच्छी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, इज the momentum to stay for banking and financial services space? एक्सट्रीमली पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट जो चाहिए, पैसे का सपोर्ट चाहिए, फाइनेंस का सपोर्ट चाहिए, और पैसे और फंड्स आई थिंक हमें मिलते हैं बैंकिंग क्षेत्र की तरफ से। तो काफी हद तक आई थिंक ये चीज का आंसर इसके अंदर समावित है कि बैंकिंग क्षेत्र जो है वो फंड्स कहाँ रिलीज करता है। एक तो कॉर्पोरेट को फंड रिलीज करता है तो कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ बनता है वहां पे। दूसरा, वो इंडिविजुअल को फंड रिलीज करता है तो इंडिविजुअल या रिटेल क्रेडिट ग्रोथ बनता है। और तीसरा, वो फंड रिलीज करता है जो सेक्टर्स है, प्रायोरिटी सेक्टर्स है उसके अंदर, इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, क्योंकि हाउसिंग फॉर ऑल इज अ रियलिटी इन द इकोनॉमी। तो ये जो तीनों प्रक्रिया है फंड रिलीज करने की, वो तीनों सेगमेंट के अंदर हम देखें तो उसके अंदर आई थिंक ग्रोथ बना है। हाउसिंग के अंदर लगभग 20% के ऊपर का ग्रोथ बना है, रिटेल फाइनेंस के अंदर करीबन 20% के ऊपर का ग्रोथ बना है, और कॉर्पोरेट फाइनेंस और लैंडिंग के अंदर करीबन 15-17% के आसपास का ग्रोथ बना है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये क्षेत्र के ऊपर आपको डेफिनेटली ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप 20% की एवरेज रेट से ग्रो कर रहे हो तो करीबन 4 साल के अंदर आपकी साइज डबल हो जाती है, एंड दैट मैचेस विद द साइज ऑफ द इकोनॉमी गेटिंग डबल फ्रॉम करंट लेवल्स। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि क्षेत्र आई थिंक काफी हद तक रिवॉर्डिंग बन सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो आप प्राइवेट बैंक्स खरीदेंगे या पीएसयू, लार्ज कैप बैंक्स, और यू कैन गो विद द स्मॉल कैप बैंक्स आल्सो? सो कॉर्पोरेट सेक्टर की बैंक्स है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो आई थिंक दे आर रिलेटिवली बेटर प्लेस। दे हैव द एबिलिटी टू लैंड टू द चेंज इन द रिक्वायर्ड सिचुएशन। पब्लिक सेक्टर की बैंकों के अंदर आई थिंक थोड़ी कंसिस्टेंसी का एक क्वेश्चन होता है, बट अदरवाइज आई थिंक दे आर आल्सो equally well positioned today, after particularly after the clean balance sheet, and I think the ability to lend is always remaining high. At the same time, valuation wise public sector की बैंक काफी attractive valuation में मिल रही है, तो आई थिंक नजरअंदाज पब्लिक सेक्टर बैंक को नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी आपको एक सुरक्षित तरह से इन्वेस्टमेंट करना है
So I would suggest that I think the size, the private sector or the corporate sector banks, I think, are much better comparatively. देवेंद्र सर, इस लास्ट संवत की अगर हम बात करें तो डिफेंस सेक्टर काफी अच्छे से उभर के आया है, काफी अच्छा मोमेंटम हमने देखा एंड कंपनीज के शेयर प्राइसेस में भी काफी अच्छा उछाल देखने को मिला. तो डिफेंस इज अ सेक्टर will be your bet for 2079 also? Yes, certainly. I think वहाँ पे जो हिसाब से गवर्नमेंट ने इंडिया का डिफेंस सेक्टर को ओपन अप किया है और जो हिसाब से इंडियन डिफेंस सेक्टर के अंदर नए फंड्स आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के तरफ से, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि डिफेंस सेक्टर डेफिनेटली आई थिंक एक प्रोमिनेंट सेक्टर रहेगा. बट डिफेंस के अंदर एक चीज की ध्यान जरूर देना चाहिए कि कंपनियों के लिए ग्रोथ लाना चैलेंजिंग डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि defense as a sector, it takes at least 5 to 7 years before which I think the products don't get approved. And once I think the product gets approved, I think the governments of the country would ensure that I think they are available to the government, because defense is the subject of government. तो गवर्नमेंट को डिफेंस प्रोडक्ट्स आई थिंक अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं. तो ये क्षेत्र के अंदर ये चीज पर ध्यान जरूर देना पड़ेगा कि कंपनियां एफिशिएंटली पैसा कमा सकती है कि नहीं कमा सकती है. वॉल्यूम बड़ा रहेगा, बट आई थिंक वेदर दे विल बी एबल टू मेंटेन गुड अमाउंट ऑफ मार्जिन, दैट विल ऑलवेज बी अ फैक्टर टू वॉच आउट फॉर. तो ये चीज के ऊपर ध्यान दें. बट यस, ओवरऑल आई एग्री दैट आई थिंक डिफेंस कुड बी आई थिंक अ गुड सेक्टर फॉर नेक्स्ट 5 years or so. If we talk about the government spending, that has been decent, काफी decent रही है. अगर private spending भी अब pick up हमको देखने को मिल रहा है. बहुत सारी companies ने अपने capex plans जो है वो announce किए हैं. इसके चलते आपको लगता है कि capital goods sector की कंपनियों की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए और साथ में ही infrastructure space पे हमें कड़ी नजर रखनी चाहिए? आई थिंक लास्ट 7-8 साल के अंदर जब से गवर्नमेंट ने कारोबार संभाला है देश का, मैं ऐसा समझता हूँ कि इनका एक रिलेंटलेस फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग करना. और इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेंडिंग के अंदर ग्रोथ आने से इकोनॉमी के अंदर हर तरीके से ग्रोथ आता है. इंडिविजुअल्स को बेनिफिट मिलता है, कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट मिलता है और फॉरेन बायर्स को भी बेनिफिट मिलता है, बिकॉज सप्लाई चेन लॉजिस्टिक इश्यूज आई थिंक गेट्स आउट ऑफ द वे. So all in all put together, I think this particular subject of I think spending money by the government is extremely important. मेरा ऐसा मानना है कि ये सालों के अंदर गवर्नमेंट ने जो स्पेंड किया है उसके बेनिफिट अभी कमिंग ईयर्स के अंदर देखने जा रहे हैं. न्यू रेलवेज, न्यू एयरपोर्ट्स, न्यू रेलवे स्टेशंस, न्यू पोर्ट्स, न्यू रोड्स, न्यू एयरपोर्ट्स, all of these I think are playing a significant amount of role in building the business situation for the country as a whole. So I would remain distinctly positive about infrastructure segment and capital goods segments. And I would like to believe कि यहाँ से आगे के समय के अंदर growth consistently better रहेगा in this sector. And some of the companies within that will definitely get benefited the most in going forward situation. अगर हम दिवाली से दिवाली तक देखें सर, तो एक सेक्टर जिसने आउट परफॉर्म किया है ब्रॉडली मार्केट्स को, वो एफएमसीजी स्पेस रही है. काफी अच्छा मोमेंटम रहा है. क्या आपको लगता है कि कंजम्पशन स्टोरी तो हमारे देश की है ही है, इंटरनल डिमांड तो है ही है, तो ये स्पेस में वैल्यूएशंस को लेके काफी दिक्कतें रही है, काफी रिच वैल्यूएशंस रही है एफएमसीजी स्पेस में. तो आपका क्या रुख रहेगा इस सेक्टर की तरफ, खास करके 2079 संवत में? तो भारत का जो मार्केट है 130-140 करोड़ कंज्यूमर का, वो करीबन आई थिंक वर्ल्ड की हम पॉपुलेशन के साथ में कंपेयर करें तो 20% of the world's total population I think is in India, and that is a market that our FMCG companies are addressing. Food products देखें, personal care products देखें, या fashion products देखें, I think all the product segments are definitely going to get powered with higher amount of disposable surplus in the hands of the consumer. और कंज्यूमर के हाथ में एडिशनल फंड आने का कारण जो हमने बताया वो हिसाब से कि इकोनॉमी की साइज $5 ट्रिलियन होती है, इकोनॉमी की साइज $10 ट्रिलियन होती है, और उसमें से इवन 30% ऑफ दैट मनी और 25% ऑफ दैट मनी रिमेन्स इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, and then the consumer is spending that kind of money. The power of spending is so huge that I think sectors like FMCG, sectors like automobile, sectors like electronics, or sectors like fast-moving electronic goods, these are some of the sectors which will get directly, indirectly benefited in a maximum way.
सो एफएमसीजी कंपनी के अंदर वैल्यूएशन ज्यादा रहना इससे भी एक जरूरी माना जाता है कि आपका इन्फ्लेशन का दर करीबन 60% का है और एफएमसीजी कंपनी का ग्रोथ करीबन 15% का है. सो दे आर ग्रोइंग एट double the size of inflation or the double the speed of inflation. So I think that is where we are possibly seeing the premium valuation assigned to the FMCG companies. In my viewpoint, I think the best time to buy FMCG companies, good FMCG companies, would be the time when the markets are uncertain or when the sell-off has taken place in the market. जैसे गए महीनों के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी करीबन 2000 के नीचे के वैल्यू भाव में मिल रही थी, तो करीबन वो बात समय नक्की था कि जब भी अप्रिशिएट आएगा तभी 2500 के आसपास भाव मिलेगा. That is, I think, around 25% return for the investors. So I think buy when the market is selling this kind of companies off at a lower valuation. सर इस टाइम पे अप्रोच क्या होना चाहिए? उसी कंपनी में निवेश करें जिसका डोमेस्टिक एक्सपोजर ज्यादा है, जिसका डोमेस्टिक मार्केट से ज्यादा रेवेन्यूज आते हैं vis-a-vis the global markets. So what is the theme that would work on the domestic front? So India as a country is moving from $3.5 trillion to $5 trillion economy, from $5 trillion economy to $10 trillion economy by 2035. तो अगले 10-15 साल का जो रोड मैप है भारत के लिए वो काफी स्ट्रांग है और ये इतना बड़ा स्ट्रांग रोड मैप होने के साथ में एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी बनती है. आपको ये रोड मैप के ऊपर ही ध्यान देना है. Then I think everything else will probably fall in place according to me. So systematically invest into good quality companies given this kind of a roadmap that I think we are having currently in the country. दूसरे देशों के अंदर ये क्लैरिटी नहीं है. दूसरे देशों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर फंड्स कितने रुकने हैं उसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है. दूसरे देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में कितना है उसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है. सो व्हेन इंडिया इज गिविंग दिस क्लैरिटी, आई थिंक गो विद दिस क्लैरिटी. अगले 10 साल का प्रोग्राम हमें यहाँ पे से एक अच्छी उम्मीद के साथ में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है. आई थिंक वी शुड कंसीडर इंडिया एज अ बेटर अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू एनी अदर ग्लोबल मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सर आपने शुरुआत में ऑटो स्पेस की बात करी कि आपको अच्छा लगता है. पेंट अप डिमांड तो देखने को मिल रही है. नंबर्स में वॉल्यूम्स आर ऑन द राइज. Four wheelers are doing better than the two wheelers. Commercial vehicles are doing better. So what is your view on the auto space, entire auto space for the new somewhat? Will you be a buyer in this space and कहाँ पे आप खरीदारी करेंगे? डेफिनेटली आई थिंक बायर रहना जरूरी बनता है क्योंकि एक तरफ में जैसे कंज्यूमर स्पेंडिंग की बात की तो कंज्यूमर विल स्पेंड मनी ऑन मोबिलिटी एंड मोबिलिटी के अंदर ऑटो सेक्टर आई थिंक इज द मेन सेक्टर वेयर आई थिंक द मोबिलिटी इज गेट फैक्टर्ड इन. So from a point of view of I think looking at the demand and growing demand and sustaining demand, I think the auto sector will have to be looked at. Within auto, passenger vehicle segment and cargo segment दोनों को ध्यान देना पड़ेगा. Commercial vehicles are basically connected to cargo segment. और देश की इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन से बढ़ के $10 ट्रिलियन तरफ जाती है तो कमर्शियल व्हीकल का ग्रोथ होना बहुत नेचुरल है क्योंकि गुड्स और सर्विसेज की जो मूवमेंट है वो इकोनॉमी के साथ में जुड़ी हुई है. तो ये इस तरह से नजरिया से देखे तो आई थिंक ऑटो क्षेत्र डेफिनेटली आई थिंक वुड रिमेन गुड. उसके अंदर के जो फैब्रिक्स देखे ग्रोथ के अंदर वो भी दिख रहा है कि कमर्शियल व्हीकल को स्क्रैपेज की पॉलिसी के हिसाब से नए व्हीकल की डिमांड जनरेट हो जाएगी. वो भी एक आई थिंक अभी पॉलिसी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है. दूसरी तरफ देखे तो इंडस्ट्री का ग्रोथ के साथ में कमर्शियल व्हीकल की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी और आई थिंक विल ग्रो एट अ फास्टर पेस. तीसरी तरफ देखे तो जो नए जनरेशन के व्हीकल्स अभी आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, उसके साथ में नई डिमांड होनी शुरू हो जाएगी. तो ऑल इन ऑल पुट टुगेदर आई थिंक इनफ अमाउंट ऑफ आई थिंक ingredients are in place as far as I think the growth in the commercial vehicle segment is concerned. तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर कमर्शियल व्हीकल वुड बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी, पैसेंजर व्हीकल वुड बी माय सेकंड प्रायोरिटी, टू व्हीलर वुड बी माय थर्ड प्रायोरिटी and farms and farm equipment related vehicles, off-road vehicles would be a priority thereafter. देवेंद्र सर, एक सेक्टर जो अभी भी अपने रिकॉर्ड स्तर पे नहीं गया है, अभी भी उसमें दिक्कतें हैं, वो रियल एस्टेट सेक्टर है. हालांकि ये मानते हैं कि वो अपनी जो दिक्कतें हैं उसको पार कर चुका है और अब वहां से बॉटम आउट होके एक अप साइकिल में आ चुका है. सो रियल एस्टेट स्पेस आपको कैसा लगता है? हालांकि हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ रहे हैं, वो इस सेक्टर को थोड़ा बहुत डेंट करते हैं एज फार एज द डिमांड इज कंसर्न्ड, एज हाउसिंग लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं. तो
overall, will you be a buyer in this space right now? Yeah, because in real estate, the commercial as well as residential real estate demand is increasing. And in select pockets, I think the demand is remaining stronger also. On the contrary, I believe that real estate space के अंदर करीबन 30% के आसपास का ग्रोथ ऑन एन एवरेज बेसिस अगले 3 या 5 साल के लिए हमें फर्म दिख रहा है। रीजन ये है कि एक तरफ गवर्नमेंट लो कॉस्ट हाउसिंग की तरफ ध्यान दे रही है, दूसरी तरफ आई थिंक हाउसिंग सेक्टर की डिमांड जैसे इकोनॉमी में प्रोग्रेस होता है उस हिसाब से बढ़ती जा रही है। The smaller houses are being replaced with the larger houses, so I think that is also becoming a reality. So I think everything else put together, I feel that the real estate is a consumption sector. It's not an investment sector, according to me. So those who are basically investing into the companies which are belonging to real estate, they are basically investing into the companies which are project oriented companies, which are delivering the projects in a given period of time. तो उसका मॉडल जो है वो कंजम्पशन के साथ में जुड़ा हुआ है। आप कंजम्पशन के नजरिए से देखो रियल एस्टेट को, तो इन्वेस्टमेंट करने का आर्गुमेंट ज्यादा कंफर्म हो जाएगा, ज्यादा फर्म हो जाएगा। तो वो हिसाब से देखते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट के अंदर सिलेक्टिव बाइंग शुड डेफिनेटली हैपन। और अगर आपको शायद रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि रियल एस्टेट क्षेत्र में दूसरी भी एक चीज है कि आपका क्वार्टरली बेसिस के ऊपर शायद परफॉर्मेंस इतना मैच नहीं होवे, क्योंकि आई थिंक दिस कंपनीज दे कंसीव द प्रोजेक्ट एंड देन दे आर आफ्टर दे इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट, उसके अंदर समय लगता है। अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए रियल एस्टेट के अंदर, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इज अ गुड ऑप्शन और अ गुड प्रॉक्सी टू द ग्रोथ इन रियल एस्टेट सेगमेंट। सो आई थिंक यू कैन सिलेक्टिवली बाय इनटू द इन्वेस्टमेंट इनटू द रियल एस्टेट। देवेंद्र सर, जाते जाते ये बता दीजिए, शगुन के तौर पे आप क्या खरीदेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन? तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कंपनीज आज की तारीख में एक साइज से बड़ी साइज होने जा रही है, उसके अंदर आप देखें तो रिलायंस जैसी कंपनी है, 3 साल के अंदर 1,40,000 करोड़ का 1 साल का EBITDA करीबन 3-3.5 साल के अंदर 3 लाख करोड़ का हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियां हैं कि जिसके अंदर उनका जो AUM है वो करीबन डबल हो रहा है 50 लाख करोड़ के आसपास अगले 4 साल के अंदर। तो ये एक आई थिंक अच्छी पॉसिबिलिटी गिनी जानी चाहिए। इसी तरह बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसे बजाज फाइनेंस से बजाज फिनसर्व है कि वहां पे भी AUM की साइज करीबन 4 लाख करोड़ के ऊपर बनने जा रही है, दैट इज गेटिंग डबल्ड फ्रॉम करंट लेवल्स। So that also I think is becoming a good opportunity for investment. The companies which are basically showing higher amount of growth in the area of consumption, जिसके अंदर I think the companies like Tata Chemicals जैसी कंपनियां हैं कि जिसके अंदर I think higher amount of सोडा ऐश का जो प्रभाव है, which is basically being applied into even manufacturing of the solar panels, glasses. तो ये सब तरीके के जो बिजनेस है वो बिजनेस आगे के समय के अंदर काफी हद तक पोटेंशियली ग्रो होने के लिए सक्षम है, तैयार है। और जो एक मेरी एक थियरी मैंने सेट की है यहाँ पे कि इन दिस फेज ऑफ आवर इकोनॉमिक ग्रोथ द बिग इज गेटिंग बिगर। तो जो कंपनी के पास क्षमता बड़ी है उसके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, so that at least I think you can earn reasonably higher rate of return on a sustainable basis in coming 10 years. थैंक यू देवेंद्र सर फॉर योर टाइम, फॉर बीइंग विद अस। समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको, आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू गीतू सो मच। और मैं भी आप सभी को दिवाली को खूब खूब शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगले 5 या 10 साल का जो समय हम देखने जा रहे हैं उसके अंदर जो जो उम्मीदें हैं वो उम्मीद से ज्यादा हमें सबको रिवॉर्ड मिले, इसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। And 2079 should remain as a year of health, wealth and happiness for all of us. Thank you so much, sir, for being with us.